ये आदमी तो बहुत अजीब है। पहले ये मुझे घर लेने से मना कर रहा था कि घर भूतिया है, और अब छुप छुप के घर को देख रहा है। इस पर तो नजर रखनी पड़ेगी। हाँ, गायत्री इतना बोलकर वापस अपने काम में लग जाती है और खाना खाकर गायत्री और अमन सो जाते हैं। आज फिर से ठीक 12 बजे ही गायत्री को फिर से वही आवाज सुनाई देती है। गायत्री जाकर अमन को उठाती है। अमन, उठ जा, देख, फिर से छत पर किसी के चलने की आवाज आ रही है। अमन बहुत गहरी नींद में था और वह गायत्री की बात नहीं सुन रहा था। गुस्से में गायत्री अकेली ही छत पर चली जाती है। कहीं उस वॉचमैन की कोई चाल तो नहीं है? वह जानबूझकर मुझे डराना तो नहीं चाहता ताकि मैं घर खाली करके चली जाऊं? अगर ऐसा है ना, तो उसकी तो आज खैर नहीं। गायत्री इतना कहकर अमन को आवाज लगती है। उसे लग रहा था कि छत पर वही चौकीदार होगा, लेकिन जैसे ही वह छत पर पहुंची, उसके तो होश ही उड़ गए। सामने एक बहुत डरावनी चुड़ैल चल रही थी। यह नजारा देखकर गायत्री की आवाज निकलनी ही बंद हो गई। गायत्री ने वापस भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। कहाँ जा रही है? इतने सालों बाद तो कोई मेरे पास आया है और तू अभी से भागी जा रही है। तू मेरे घर में रहने आई और कहती है कि मैं तुझे जाने दूं। अब तो तू हमेशा यही रहेगी। चुड़ैल की बात सुनकर गायत्री बहुत डर जाती है, पर चुड़ैल उसे लेकर एक दीवार में घुस जाती है और दोनों गायब हो जाती हैं। अगले समय दिन की जब बात अमन है की जब आंख बादलपुर खुलती है, नाम के तो वह एक देखता गांव है में कि गायत्री एक सारे नई घर में नाई की कहीं दुकान नहीं खुली थी। थी। अमन सब लोग सारे बड़े घर ही में खुश थे गायत्री को क्योंकि आवाज उस लगाता गांव में घूम रहा पहले था, कोई भी ऐसी लेकिन नाई की जब दुकान उसे वह नहीं थी। कहीं नहीं मिलती, एक दिन तो की वह बात हार है जब मानकर उमेश बैठ जाता है। अचानक घर आया अमन और बहुत अपनी पत्नी से परेशान बोला, होता है अरे और वह शीला, ऑफिस भी नहीं तुमने अभी जाता। तक कपड़े नहीं बांधे। आखिर में शाम अरे हो जाती पर है हमें तो और कल वह निकलना थक है ना। हार कर हाँ, घर के सोचा तो बाहर यही था, आंगन में बैठ पर फिर जाता अभी है मुझे कि हरीश ने तभी वह बताया कि चौकीदार सरकारी वहां छुट्टी वापस है, आता है तो कोई और बस नहीं अमन को चलेगी। इतना अरे परेशान पर देखकर हमें तो उससे दूसरे गांव कहता जाना है। है ना, शादी में। हाँ हाँ, तभी तो बोल रहा हूँ कि अभी निकल पड़ते हैं। पर बापू, आपने मेरे बाल तो कटवाए ही नहीं। अरे बेटा, मैंने तो सोचा था कि कल सुबह निकलने से पहले कटवा दूंगा, पर क्या पता था कि अभी निकलना पड़ेगा। अरे पर इसके बाल तो बहुत ही बड़े हो रहे हैं, और आपको तो पता है ना, आपके वहाँ कोई भी नाई ढंग का नहीं है। बेचारा मोंटू रोने लगता है और फिर वह लोग बैग बांधकर निकल पड़ते हैं। रात काफी हो चुकी होती है, तो सब बस स्टॉप तक पैदल ही जा रहे होते हैं। रास्ते में जब सब जा रहे होते हैं, तो उनको कल्लू नाई की दुकान खुली मिलती है। सब इतनी देर रात दुकान को खुली देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं। अरे ये तो वही है ना, जिसने अभी अभी नई नाई की दुकान खोली है। चलो ना, जल्दी से चलकर इसी से अपने छोटू के बाल कटवा लेते हैं। सब लोग जल्दी से कल्लू की नाई की दुकान पर जाते हैं। अरे भाई, खाली हो क्या? यहाँ तुमको कोई और नजर आ रहा है क्या? नहीं, वो मैंने इसलिए पूछा कि तुम इस वक्त मेरे बेटे के बाल काट दोगे। क्या हमें अभी दूसरे गांव के लिए निकलना है? जल्दी बैठा दो। इसे इधर उमेश अपने बेटे मोंटू को कुर्सी पर बैठा देता है। उसके बाद कल्लू अपनी तेज धार वाली कैंची से छोटू के बाल काटने लगता है। मोंटू बड़ा खुश होकर बाल कटवा रहा होता है कि आखिर वो अच्छे से बाल कटवाकर शादी में जाएगा, और उसके माँ बाप दूर बैठे होते हैं। थोड़ी देर बाद मोंटू की नजर उसके हाथ में पहनी घड़ी पर जाती है। वो उसमें अपनी शक्ल देखने की कोशिश कर ही रहा होता है कि उसे उसमें खुद से पहले एक भूत दिखाई देता है। मोंटू जोर से चिल्ला पड़ता है, भूत भूत! यह सुनकर उमेश और लीला उठ खड़े होते हैं और मोंटू से बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, कहाँ है भूत? मैंने अभी देखा था अपनी घड़ी में, इसमें मुझे भूत दिखा लगता है। इसकी आंख लग गई थी और नींद में इसने कोई भूत का सपना देख लिया। नहीं, मैं तो सोया ही नहीं। सच में माँ, वो भूत ही था। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो अब जल्दी से निकलते हैं, वरना बस निकल जाएगी। उमेश और शीला अपने बेटे मोंटू को लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। उसके बाद वह बस स्टॉप पर पहुंचते हैं, पर मोंटू के सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। उसका दर्द इतना भयंकर होता है कि सबको बस से वापस घर लौटना पड़ता है। घर आते ही मोंटू का सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है और उमेश और शीला इस बात से बड़े ही हैरान होते हैं। अजीब सी बात है, अचानक सर में इतना दर्द और फिर अचानक खुद से ठीक हो गया। पर अब बस तो निकल गई ना, हम तो जा ही नहीं पाए। शादी में कोई भी शादी में नहीं जा पाता, और यह बात कल्लू को पता होती है क्योंकि यह सब उसी का किया धरा होता है।
वह अपनी नाई की दुकान में खड़ा अचानक अपना रूप बदल लेता है और एक भयानक भूत बन जाता है। उसके बाद वो छोटू के कटे हुए बाल इकट्ठे करके शमशान में जाता है और वहां बैठकर कोई तंत्र मंत्र करने लगता लगता है क्लिमा क्लिमा विचे हिम, क्लिमा विचे भूत। मोंटू के बालों को एक गुड़िया पर बांध देता है और उस गुड़िया को मिट्टी के नीचे दबा देता है। उसके बाद एक लाल पत्थर रख देता है। बस 5 बच्चे और चाहिए, फिर मैं बन जाऊंगा शैतानों का शैतान, भूतिया नाई जाने। कितने बच्चों की गुड़िया बनाकर उनके ऊपर उनके बाल बांधकर शमशान में दफन कर चुका था और उनके नाम का तंत्र मंत्र कर रहा था जिससे वह शैतान बन सके। वो बड़ा ही खुश था क्योंकि अब उसे बस 5 और बच्चों के बाल चाहिए थे। मोंटू की हालत भी पूरी रात ऐसी ही थी। वो बार बार दर्द से चीखने लगता था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर इसे अचानक हो क्या गया है, आखिर इसे बार बार इतना दर्द हो क्यों रहा है। वो तो मैं भी सोच रही हूँ। जब हम घर पर थे तब तो सब ठीक था। बाहर जाकर भी सब ठीक था, पर जैसे ही इसने अपने बाल कटवाए और हम वहां से निकले ही थे, ये सर में दर्द बताने लगा। बस जैसे तैसे सब लोग रात निकालते हैं। उनको मार डालेगी क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह 100 इंसानों की बलि देगी तो वो अमर हो जाएगी। फिर तो बाबा, मैं अभी जाता हूं और उस चुड़ैल से अपने दोस्तों को छुड़ा कर लाता हूं। मैंने इसीलिए तुम्हें प्यारा सा बच्चा बोला था। बेटा, तुम उस चुड़ैल से अकेले नहीं लड़ सकते, तुम्हें अपने गांव वालों की मदद लेनी होगी। जाओ और अपने सरपंच को इस बारे में जाकर बताओ। फिर सोनू बाबा से आज्ञा लेकर गांव चला जाता है और सरपंच को बाबा के साथ हुई पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर सरपंच बोलते हैं, अगर यह बात सही है तो पूरा गांव तुम्हारे साथ है।